Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और ये वीडियो है पार्ट 3। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 में स्ट्रेटजीज फॉर प्रिक्योरिंग मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने बात करी थी पार्ट 2 में क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। जो टॉपिक जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन मेनली हमारा चल रहा था, जिसको लेकर हम ये जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के सिलसिले को लेकर। इससे पहले हमने सोशल डिफरेंसेस को लेकर बात करी थी, जहाँ पे हमने 2 एस्पेक्ट पे बात करी थी। फिर उससे भी पहले हमने लोअर टाउन और सीटाडेल के बारे में बात की थी, ग्रेट बाथ के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आप सबके लिए होने जा रही है और पूरा कंटेंट आपको समझ आए, इसलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि सिलसिले तरीके से पॉइंट वाइज हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। और ये ऑब्वियस है कि क्राफ्ट की प्रोडक्शन करने के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से कि कुछ क्ले होता है जिसे हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, जो कि लोकली अवेलेबल थी उस वक्त में उस एरिया में। और इसी के साथ कई टाइप के स्टोन ज़रूरी होते हैं, टिम्बर ज़रूरी होते हैं, मेटल ज़रूरी होते हैं, जिन्हें प्रोक्योर किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोक्योर का मतलब क्या है? तो देखिए, प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन करना, हासिल करना, उसे ऑब्टेन करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये सारे मटेरियल ऑब्टेन किए जाते थे, लेकिन कुछ मटेरियल थे जो एलुवियल प्लेन, यानी जो एरिया था सिविलाइजेशन का, जो आपको पता है हड़प्पन साइट्स एलुवियल प्लेन पे थी, तो इसके बाहर से भी ऐसे बताए जाते हैं कि कुछ मटेरियल हासिल किए जाते थे। जैसे कि टेराकोटा टॉय मॉडल मिला है हमें एविडेंस के तौर पे। एक टेराकोटा का बना हुआ है एक मॉडल है, जिसमें एक बैलगाड़ी दिखाई जाती है, जो कि सजेस्ट करती है कि हो सकता है ये एक इम्पॉर्टेंट मीन्स हो ट्रांसपोर्टेशन का, जहाँ से माल यानी कि गुड्स और या तो लोग लैंड रूट्स के अक्रॉस आए जाते होंगे या उसकी मूवमेंट्स होती होगी। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि जो ट्रेड था गुड्स का हो चाहे लोगों का हो, लोग इधर से उधर जाते हों, मूवमेंट करते हों, वो ये जो एविडेंस हमें मिला था ये सजेस्ट कर रहा था। इसी के साथ कई सारे हमें रिवर राइन्स रूट्स मिले हैं, इंडस से लेकर टिबेटियस से लेकर, उसी के साथ कोस्टल रूट्स हैं, जो कि हो सकता है प्रोबेबली यूज़ किए गए हों इन सारे पर्पसेस के लिए। तो ये तो आपका मोटा से था, ये तो आपकी मोटी मोटी बात थी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और आउटसाइड मटेरियल किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 2 मेथड जिससे जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है उसके जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था उसकी मटेरियल किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता था या प्रोक्योर किया जाता था। तो देखिए, यहाँ पे एक नागेश्वर और बालाकोट और शौतुगाई, ये 3 सेटलमेंट्स थी, ये इस्टेब्लिश की गई थी। और इसी के साथ ऐसा बताया जाता है कि जो हड़प्पन जो थे वो कई वेज में जो है अपना जो मटेरियल था वो ऑब्टेन किए करते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था नागेश्वर और बालाकोट, ये सारे एरियाज़ में शेल जो था वो आसानी से उन्हें मिल जाता था। कुछ और भी साइट्स जैसे कि शौतुगाई, जो कि अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया था, इन एरियाज़ में हमें बेस्ट सोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि लेपिस लजूली। ये लेपिस लजूली एक ब्लू स्टोन होता था जो कि बहुत हाईली वैल्यू, इसकी जो वैल्यू थी बहुत हाई थी। उसी के साथ लोथल, जो कि कार्निलियल जो सोर्स था उसके काफ़ी करीब था, जो कि गुजरात में था। स्टीटाइट, ये एक मटेरियल था, स्टोन का टाइप था, जो कि साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात में मिल जाता था। मेटल, जो कि राजस्थान से मिल जाता था। और भी स्ट्रेटजीज थी रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने की, जो कि हो सकता है कि बताया जाता है कि एक्सपेडिशन भेजी जाती थी, यानी वहाँ पे सर्चिंग के लिए, किसी भी मटेरियल को सर्च करने के लिए कई एरियाज़ में एक्सपेडिशंस भेजी जाती थी। अपने आदमी ये लोग भेजते थे, जैसे कि खेतरी रीजन हमें राजस्थान में कॉपर के लिए मिला है, साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए मिला है। तो ये सारे जो एक्सपेडिशन थे ये इस्टेब्लिश किए गए थे, कम्युनिकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते थे लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, यानी लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड की जाती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मटेरियल्स था या एक्सपेडिशन था वो चालू किया जाता था। कई बार हमें ओकेशनल फाइंड्स भी मिले हैं हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि स्टेटाइट माइक्रो बेड्स, जो कि ऐसा कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि जहाँ पे ये लोग गए हैं कॉन्टैक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल ये लोग साउथ इंडिया अगर गए हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल मिला हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स का, जो दिखाता है कि इन जो साउथ इंडिया और जो सिविलाइजेशन साइट्स है उनकी कुछ ना कुछ जो एविडेंस है वो साफ साफ झलक के आ जाता है। यहाँ पे हमें खेतरी एरियाज में भी एविडेंस मिला है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं गणेश्वर जोधपुर कल्चर, जो कि अपने आप में एक डिस्टिंक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हमें नॉन हड़प्पन पॉटरीज मिली है और एक बहुत कॉपर ऑब्जेक्ट मिला है, जो कि काफ़ी अनयूजुअल वेल्थ है उसकी। और एक पॉसिबल है कि जो इनहेबिटेंट्स थे इस रीजन के, उन्होंने हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई किया हो। तो इस तरीके से हमें हड़प्पन साइट्स के जो एविडेंसेस थे
वो किसी और कम्युनिटी में मिले हैं और किसी और कम्युनिटी के जो आर्टिफैक्ट्स थे वो हमें हड़प्पन्स की कम्युनिटीज़ में मिले हैं। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि ये जो मटेरियल था ये चाहे सब कॉन्टिनेंट से हो या उसके बियॉन्ड हो, या मैंने आपको बताया जो 2 मेथड थे जैसे कि नागेश्वर, इन सब से जो मटेरियल था पूरी तरीके से सब कॉन्टिनेंट से और उसके पार यानी बियॉन्ड वहाँ से हासिल किया जाता था। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट से और उसके पार यानी बियॉन्ड जो मटेरियल थे वो ऑब्टेन किए जाते थे, जैसे कि हमने पढ़ा सेटलमेंट्स के द्वारा, और कुछ एक्सपेडिशन भी मटेरियल के लिए भेजे जाते थे लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन के द्वारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंट लैंड यानी बहुत दूर की जो लैंड है, बहुत दूर के जो एरियाज़ हैं, हालांकि वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ ट्रेड के जो एविडेंसेस हैं वो हमें मिले हैं। कुछ रिसेंट आर्कियोलॉजिक फाइंड्स हैं वो सजेस्ट करती हैं कि जो कॉपर था वो हो सकता है हड़प्पन्स ने ओमान से ख़रीदे हों, जो कि साउथ ईस्टर्न टिप में आपको अरेबियन पेनिसुला में ओमान नाम का जो अभी भी देश है जो करंटली वहाँ से ब्रॉड किए गए हों यानी ख़रीदे गए हों। केमिकल एनालिसिस जब करी गई तो उसने दिखाया जो ओमानी कॉपर है यानी जो ओमान के कॉपर्स होते हैं और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं उन दोनों का जो एक ही ओरिजिन है और उनका ओरिजिन है ट्रेसेस ऑफ निकल, यानी जो ट्रेसेस ऑफ निकल है जब केमिकल एनालिसिस करी गई इस चीज़ की दोनों आर्टिफैक्ट्स को लेकर तो उनका ओरिजिन सेम दिखा। यहाँ पे हमें कुछ और भी ट्रेसेस दिखे हैं कॉन्टैक्ट के, ऐसा नहीं है सिर्फ यही एविडेंस मिला है, हमें एक अलग सा जो है एक अलग टाइप का वेसल मिला है जो कि आपको अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ये एक हड़प्पन जार है जो कि ओमान में पाया गया था। तो ये लार्ज हड़प्पन जार है जो कि थिक लेयर है, जिसमें बहुत इसमें थिक लेयर करी गई है, जो चिकनी मिट्टी है वो भी मिली है ओमानी साइड्स में। इस टाइप की जो थिक कोटिंग थी वो हो सकता है इसलिए करी होगी कि कोई भी अगर इसमें लिक्विड डाला जाए तो वो उससे पास ना हो यानी पर्कुलेशन ना हो। अब हम नहीं जानते कि क्या इसमें रखा गया होगा इस वेसल में, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि हड़प्पन ने जो पूरा जो कंटेंट था यानी इस वेसल के अंदर या इस चीज़ के अंदर जो भी जार के अंदर रखा गया होगा जो भी कंटेंट वो हो सकता है ओमानी कॉपर के बदले एक्सचेंज किया गया हो। अब यहाँ पे सब बात सिर्फ ओमान की नहीं है, बात यहाँ पे मेसोपोटामिया की भी है, क्योंकि मेसोपोटामिया टेक्स्ट जो है जो कि 3rd मिलेनियम BC के रेफ़र करिए जाते हैं कि इस टाइम पीरियड के होंगे, वहाँ उसने भी कुछ ना कुछ हमें टेक्स्ट में एविडेंसेस दिए हैं। जैसे कि वहाँ पे बताया गया है एक रीजन का नाम लिया गया है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जिसका नाम रखा गया है मैगन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में नेम्ड है 2 रीजन, एक है मैगन और एक है मेलुहा। ये पॉसिबली बताए जा सकते हैं कि हड़प्पन्स होंगे, क्योंकि एक मैगन एक नाम हो सकता है ओमान के लिए और जो मेलुहा है वो बता सकते हैं कि पॉसिबली हड़प्पन हो सकता है। तो यहाँ पे मेसोपोटामियन टेक्स्ट ने ये साफ कर दिया है कि मैगन और मेलुहा यानी मगन यानी ओमान, मेलुहा पॉसिबली हड़प्पन, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट था। वो में साफ साफ पता है कि जो ट्रेड थे वो डिस्टेंट लैंड के साथ भी किए जाते थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मेसोपोटामिया में भी इतना इनफ कॉपर पाया जाता था और इसी के साथ जिसमें हमें कई सारे ट्रेसेस भी मिले हैं निकल के मेसोपोटामिया साइट्स में। और भी बाकी आर्कियोलॉजिकल फाइंड है जो सजेस्ट करती हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूड होता था हड़प्पन सील्स में, वेट्स में, डाइस में, बिट्स में, इन सब के ट्रेड में। इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो ये भी नोट करना, अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट ने ये भी मेंशन किया है, एक नेम दिया है दिलमुन। दिलमुन एक रीजन का नाम रखा है जो कि प्रोबेबली बताया जाता है कि बहरैन का आइलैंड है। तो मगन और मेलुहा जो कि हड़प्पन रीजन है, तो इन सब के साथ भी कॉन्टैक्ट बताया गया है। अब इन्होंने कई सारे प्रोडक्ट मेंशन किए हैं मेलुहा से जो मंगाए जाते थे, जैसे कार्निलियल, लेपिस लजूली जो कि मैंने आपको बताया था, कॉपर, गोल्ड और बहुत सारे वुड टाइप के। तो यहाँ पे जो मेसोपोटामियन मिथ है वो भी काफ़ी कुछ कहती है मेलुहा के बारे में। और कई जो है आर्कियोलॉजिस्ट थिंक करते हैं जो भी इनकी मिथ है, जैसे एक मिथ है इनका, मे योर बर्ड बी द हजा बर्ड, मे इट कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। तो ये एक लाइन है इन्वर्टेड कोमा में जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 पे भी, अपनी हिस्ट्री में भी। अब यहाँ पे हजा बर्ड बताया जाता है कि पीकॉक भी हो सकता है, हालांकि अभी कुछ इसका कंफर्म नहीं है। तो ये एक तरीके से मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड का कुछ ना कुछ हमें एविडेंस कंफर्म तरीके से मिल ही गया है। इसी के साथ ऐसा बताया जाता है कि जो कम्युनिकेशन है ओमान का उसके साथ भी मजबूत था। बहरैन या मेसोपोटामिया सी के द्वारा ट्रेड किया जा सकता होगा। मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट था वो मेलुहा को एक तरीके से लैंड ऑफ सी फेरर बताता है, यानी लैंड ऑफ सी फेरर। तो ऐसा माना जाता है कि सी के द्वारा, अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस, कि सी के द्वारा ट्रेड किया गया होगा। इसी के साथ हमें कई सारे शिप्स मिले हैं, बोट्स मिले हैं सील पे, यानी जो मोहर थी, मुद्रा थी, उन सब पे बड़ी बड़ी जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, जहाज़ हैं, उन सब के निशानात हमें यहाँ पे मिले हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी ये सारे जो है सील वगैरह और जितने भी हमें बोट्स के, शिप्स के, ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि किस तरीके से मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है और डिस्टेंट लाइन के साथ भी हमें कॉन्टैक्ट देखने को मिले हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है हमारा सील एंड सीलिंग। तो देखिए, सील और सीलिंग का इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? जाहिर सी बात है, ये यूज़ किया गया होगा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। आप एक इमेजिन करिए, एक बैग है जिसमें माल भरा हुआ है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है उसको। तो इसका जो माउथ था वो एक रोप के साथ बंधा हुआ है, जिसमें कोई नॉट यानी मैं कह सकता हूँ एक गांठ बांध दी गई है, और जिसमें कुछ वेट क्ले यानी चिकनी मिट्टी जो है वो एक सील के साथ चिपका दी गई है, प्रेस कर दी गई है, जिसमें कुछ ना कुछ निशान जो है वो छोड़ दिया गया है। अगर जो बैग है वो अपने सील के साथ इंटैक्ट पहुंचता है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं किया गया है। अगर उस सील में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की गई होगी तो आसानी से पता चल जाता है। ऐसा ही बताया जा सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें सीलिंग मिली है रोपार से, और इस सीलिंग में एक निशान भी दे रखे हैं। इसमें दिखाता है कि जो सीलिंग था, ऐसा बताया जा सकता है कि हो सकता है ये जो निशान है वो इसलिए छोड़े जाते हों ताकि सेंडर का पता चल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे सील और सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि उसमें एनिमल मोटिव्स भी बने हुए हैं और कुछ जो है स्क्रिप्ट भी अलग टाइप की लिखी गई होगी। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पन सील्स थी, ऐसा बताया जाता है कि एक लाइन ऑफ राइटिंग में इन्हें लिखा जाता था। अब ये जो हड़प्पन्स की लाइन ऑफ राइटिंग थी, ऐसा माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, यानी राइट से लेफ़्ट, क्योंकि कई सील्स ने शो किया है कि राइट में बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जाता है, जब तक वो लाइन पहुंचती है लेफ़्ट तक तो काफ़ी कम स्पेस हो जाता है, या मैं कहूँ जो स्क्रिप्ट है वो छोटी हो जाती है। तो इससे हमें कई सारी चीज़ें, इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो इनग्रेवर है वो हो सकता है राइट से अपना काम शुरू करता हो और फिर बाद में लेफ़्ट तक पहुँचते पहुँचते वो स्पेस ख़त्म हो जाता हो। तो इस तरीके से हम कई सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें राइटिंग हमें मिली है, जैसे कि हमें सील्स में मिले हैं, कॉपर में मिले हैं, टूल्स में मिली है, रिम ऑफ जार में मिली है, कॉपर के ऊपर मिली है, टेराकोटा के टेबलेट्स में मिली है, ज्वेलरी में मिली है, बोन्स रोड्स में मिली है, और यहाँ तक कि एंशियंट साइन बोर्ड में भी हमें इस टाइप की स्क्रिप्ट हमें मिली है। अब आप यहाँ पे रिमेंबर करिए कि यहाँ पे हो सकता है कि पेरिशेबल मटेरियल पे भी राइटिंग्स हमें मिली हो। तो इससे क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि इतनी सारी स्क्रिप्ट हमें मिली है, क्या इससे पता चल सकता है कि लिटरेसी काफ़ी वाइड स्प्रेड होगी? हालांकि हमें नहीं पता। अब जैसे कि यहाँ पे एनिमल मोटिव्स के बारे में भी आपने ध्यान दिया होगा कि एनिमल मोटिव्स हो सकता है उन सब के लिए, यहाँ पे स्कॉलर ने सजेस्ट करा है कि उन सब के लिए यहाँ पे उन्हें छोड़े जाते हों जो कि जो स्क्रिप्ट है उन स्क्रिप्ट को रीड ना कर सकते हों, उनके लिए कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करता हो, जनरली जो एनिमल होते थे एनिमल मोटिव्स, तो हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता हो। तो यहाँ दोनों पहलू को आप लेकर चल सकते हैं। अब जैसा ही मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि सील्स जो है बेसिकली यूज़ की जाती थी सेंडर की आइडेंटिटी को पहचानने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। अब यहाँ पे हमें जो इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो भी वहाँ पे निशान छोड़े जाते थे वो काफ़ी शॉर्ट होते थे, और स्क्रिप्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं होती थी, जिसके मैंने आपको बताया राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था, क्योंकि मैंने आपको एविडेंस भी बताया और उसको एक्सप्लेन भी किया। अब हमें कई साइन मिली हैं जो कि यूज़ किए जाते थे, और हो सकता है वो साइन जो है 375 से 400 हो नंबर में, क्योंकि साइन हमें टोटल जब हमने इकट्ठा करा तो जैसे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो उसी तरीके से हो सकता है कुल मिला के जो एक टाइप की स्क्रिप्ट है उसमें 375 से 400 तक जो नंबर्स हमें मिले हैं। ये अंदाज़न बता रहा हूँ। अभी जो अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, अब हम इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये अनडेसिफाइड है, अभी तक इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं हुई है स्क्रिप्ट को लेकर। दोस्तों हमने सील के बारे में जान लिया, स्क्रिप्ट के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं यहाँ पे वेट का माजरा क्या था, वेट का उस टाइम में मसला क्या होता था। तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंजर तो थे, वो एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट जो है फॉलो करते थे, जो कि स्टोन के द्वारा किया जाता था, जिसे हम चर्ट बोलते हैं। उस स्टोन को क्या बोलते हैं? चर्ट, जो कि एक काइंड ऑफ स्टोन होता है जो कि क्यूबिकल होता है, इसमें कोई मार्किंग नहीं की जाती। तो यहाँ पे वेट यानी जो तौलने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किए जाते थे, तो ऐसा बताया जाता है वेट जो है बाइनरी थे लोअर डिनोमिनेशन के लिए, यानी लोअर यूनिट के लिए। यहाँ डिनोमिनेशन का मतलब है यूनिट, जैसे कि 1 किलो 2 किलो आज के समय में बोला जाता है, तो उस टाइम में जो भी यूनिट होती होगी डिनोमिनेशन होता होगा, यानी कि छोटे जो जिनके वेट होते हैं उन सारी चीज़ों को जो है 1 2 करके बाइनरी करके जो है नापा जाता होगा। जहाँ पे बात करें हम हायर डिनोमिनेशन की, तो उसमें डेसिमल सिस्टम फॉलो किया जाता होगा, क्योंकि हायर बड़ा वेट है तो वहाँ पे डेसिमल इसलिए वजह से 1.2 करके कुछ इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये अंदाज़न एक तरीके से मैं बता सकता हूँ, हायर यूनिट के लिए एक डेसिमल सिस्टम अंदाज़न तरीके से वेट जो है उसको सिस्टम को फॉलो किया गया होगा। दोस्तों अभी तक हमने देखा ट्रेड के बारे में, और इसी के साथ हमने देखा किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन थे वो इम्प्लीमेंट किए गए, जो डिज़ाइन रखी गई, चाहे वो आर्किटेक्चर की हो या किसी और चीज़ों की हो। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी तो होनी ही चाहिए, ऐसा कई लोगों के दिमाग में अभी तक आ गया होगा आप सबके। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट रखी गई है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा ओवर दी सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा। अब यहाँ पे देखिए हमें इंडिकेशन कई सारे मिले हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन को लिया गया है
हड़प्पन सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिखता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी, यानी एक यूनिफॉर्म तरीके से जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, चाहे वो एविडेंस में हमें मिले पोटरी में, चाहे आप सील उठा के देख लीजिए, वेट उठा के देख लीजिए, वेट्स का सिस्टम, ब्रिक्स देख लीजिए, सब आपको यूनिफॉर्म तरीके से सेम लगेंगे। नोटेबली यानी नोट करने वाली चीज़ ये भी है, जो ब्रिक्स है जो कि ऑब्वियसली एक सिंगल सेंटर में प्रोड्यूस नहीं हुई होगी, वो भी हमें यूनिफॉर्म रेशियो में मिलती है, चाहे वो जम्मू से लेकर गुजरात तक बात हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी यानी एक सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिली है। और हमने ऐसे सेटलमेंट्स भी देखी है जो कि पूरी स्ट्रेटजी के साथ सेटअप की गई है स्पेसिफिक लोकेशन पे और अपने वेरियस रीज़न के लिए, तो इससे हमें पता चल रहा है। फिर उसके बाद लेबर जो है बड़ी बड़ी ब्रिक्स बनाने के लिए या मैसिव वॉल प्लेटफॉर्म्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए लार्ज लेवल पे जो लेबर है उनको मोबिलाइज़ किया गया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसने ऑर्गेनाइज़ की, यहाँ पे ये बड़ा सवाल उठता है। तो देखिए यहाँ पे 3 मेजर व्यू आपके सबके सामने आएंगे। सबसे पहले कि किस तरीके से जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो हुई होगी हड़प्पन सोसाइटी में। तो यहाँ पे देखिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि कोई रूलर्स ही नहीं होते थे हड़प्पन सोसाइटी में और हर बंदा जो है इक्वल स्टेटस इंजॉय करता था। अब दूसरे लोगों ने कहा है, दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है, कई लोग इसके ओपिनियन में कि हो सकता है कोई सिंगल रूलर होता ही ना हो, सिर्फ सेवरल रूलर हो, यानी अलग अलग एरिया के अलग अलग रूलर हो। मोहनजोदारो का एक सेपरेट रूलर हो, हड़प्पा का एक अपना सेपरेट हो और इसी तरीके से बाकी सेटलमेंट का भी अपना अपना रूलर हो। तीसरा जो ओपिनियन है वो ये है कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्टेट हो। अब ये जो थ्योरी है सिंगल स्टेट की पूरी तरीके से बेस्ड है, जो मैंने आपको बताया, आर्टिफैक्ट्स, प्लान सेटलमेंट्स और जो भी डिसीजन और ये सारी एक्टिविटीज़ जो यूनिफॉर्म तरीके से मिली है उस थ्योरी के ऊपर ये बेस है। अब जो लास्ट ओपिनियन है वो ये कंसीडर कर सकता है कि ये प्लॉसिबल है, ये डाउटफुल भी है कि इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन है वो बनाए गए, इम्प्लीमेंट किए गए पूरी एंटायर कम्युनिटीज़ के द्वारा। क्योंकि देखिए जो लास्ट थ्योरी है वो सबसे प्लॉसिबल लगती है, क्योंकि ये बहुत कम चांस है कि जो एंटायर कम्युनिटी है उसने जो है कलेक्टिवली एक डिसीज़न लिया मिलजुल के, ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीज़न। तो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक भी है, लेकिन जो लास्ट ओपिनियन है वो डाउटफुल भी है। तो इस तरीके से हमें ये सारे जो है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी आप पे विश्वास कर लीजिए, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को लेके चलना है। 3-4 जो चीज़ें हमें मिली हैं एंशिएंट अथॉरिटी को लेकर। अब यहाँ पे बात आती है सिविलाइजेशन के एंडिंग को लेकर। तो देखिए यहाँ पे कई सारे हमें एविडेंस मिले हैं 1800 BC से जो ज़्यादातर मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, वो जैसे कि कोलिस्तान हो गया, ये धीरे धीरे ख़त्म होना, अबंडेंट होना, बर्बाद होना चालू हो गई। इसी के साथ कई सारे हमें एक्सपेंशन मिली पॉपुलेशन की, कई न्यू सेटलमेंट्स में, गुजरात में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। कई सारे हड़प्पन साइट्स में ये देखने को मिला कि वो कंटिन्यू थी, ऑक्युपाइड कर रखा था उन्हें 1900 BC तक, लेकिन उनका जो कल्चर था वो पूरा मटेरियल कल्चर ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसी के साथ हमें जो आर्टिफैक्ट्स थे, चाहे वो वेट्स हों, उसका सिस्टम हो, मुद्रा हो, सील्स हो, स्पेशल बेड्स हों, ये सब पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए थे। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। हम बात करें इन जनरल तो कुछ ही मटेरियल इस्तेमाल किए जाते थे कुछ ही चीज़ों को बनाने के लिए। हाउस कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक थी वो पूरी तरीके से डिट्रॉयड हो गई थी, भस्म हो गई थी। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे, नो लॉन्गर प्रोड्यूस। ओवरऑल बात करें तो आर्टिफैक्ट्स थी, सेटलमेंट्स थी, उसने एक तरीके से एक रूलर वे ऑफ लाइफ दिखाना शुरू किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हमें जो देखने को मिला रूलर वे, यानी वापस एक रिवर्स जब हम देखते हैं गाँव का जो तरीका रूलर वे, वो हमें लेट हड़प्पन कल्चर में देखने को मिला। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये चेंजेस आए कैसे और आए क्यों। तो देखिए यहाँ पे कई सारी सेवरल एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं सारी चीज़ों को लेकर, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज से लेकर डिफॉरेस्टेशन तक। और ऐसे कई लोग बताते हैं एक्सेसिव फ्लड आ गया, कई लोग बताते हैं क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, कई लोग बताते हैं कि जो शिफ्टिंग है रिवर्स की उसकी वजह से जो ओवर यूज़ है लैंडस्केप का। कई लोग बताते हैं कि हो सकता है कई सेटलमेंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से एंटायर सिविलाइजेशन की बात करें तो पूरी एंटायर जो सिविलाइजेशन है उसका जो कोलैप्स है वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने अपने एक्सप्लेनेशन लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट है परहैप्स द हड़प्पन स्टेट, वो एक एंडिंग पे आ गया। और ये एविडेंस मिले हमें सील्स की डिसअपियरेंस को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, एक यूनिक बेड्स और पोटरी की जो पूरा डिसअपियरेंस है उसको लेकर, और जो स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम था उससे जो है लोकल वेट सिस्टम में चीज़ें तब्दील हो गई। सब अपने अपने लोकल वेट का सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। पहले पूरे एंटायर सिविलाइजेशन में एक ही सिस्टम फॉलो होता था। उसी के साथ हमें डिक्लाइन देखने को मिला सिटीज़ में। फिर उसमें ऐसा बताया जाता है कि सब कॉन्टिनेंट को कई हज़ारों साल या हज़ारों साल वेट करना पड़ा होगा नई सिटीज़
के डेवलपमेंट के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन में। तो ये मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स गए, फिर उसके बाद हज़ारों साल बाद ये हुई। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंडिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए सारे जो एक्सप्लेनेशन अभी पॉइंट वाइज देख रहे हैं, हम इसमें से किसी को भी सही नहीं ठहरा सकते, किसी को गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लेनेशन अलग अलग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और अलग अलग लोगों द्वारा दी गई है। तो दोस्तों सो फार हमने अभी तक जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की पूरी जो फैसेट है, फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में जाना। हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से कैसे आर्कोलॉजिस्ट ने कई सारे एविडेंस को इस्तेमाल किया, जो मटेरियल रिमेन्स थे उनको यूज़ किया कि सारी जो फैसिनेटिंग हिस्ट्री है उसको एक साथ हम मिला सकें। हाउएवर यहाँ पे एक और अलग स्टोरी है, वो स्टोरी है कि कैसे आर्कोलॉजिस्ट ने सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया। ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो देखिए जो हड़प्पन साइट थी जब पूरी बर्बाद हो गई थी, लोग जो है हड़प्पन के बारे में सब कुछ भूल गए थे। मैन और वुमेन जो है हज़ारों साल बाद अलग अलग एरियाज़ में कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सिटीज़ के साथ रहने लगे थे। और जब कभी भी कोई सॉइल इरोजन होता था, या कभी भी किसी फील्ड को प्लफ किया जाता था, या कभी भी किसी खजाने के लिए खोदा खादी की जाती थी, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स मिल जाते थे। स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब लोग क्या करते थे, जो स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स थे जो बाद में कभी अचानक से निकल आते थे बाढ़ की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से, जो मैंने आपको बताया, तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि इसके साथ क्या किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो हो सकता है ये भी एक कारण बताया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कनिंघम एंड हिज कन्फ्यूजन। ये इसी के साथ इसी कंटेक्स्ट में आप मिला के चलिए। तो कनिंघम जो कि पहले डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल थे ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन चालू की थी मिड 19th सेंचुरी में, जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं रिटर्न वर्ड में, टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में, कि एक तरीके से जो रिटर्न वर्ड था या टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन था वो इनका गाइडर था। यानी कनिंघम जो कि हिस्टोरियन थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, इनका गाइडर कौन था? रिटर्न वर्ड, टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इनफैक्ट जो कनिंघम्स की मेन इंटरेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली हिस्टोरिक में था, यानी 6th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी तक और उसके लेटर पीरियड में। तो इन्होंने जितने भी अकाउंट्स छोड़े गए थे चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के द्वारा, जिन्होंने रिटर्न वर्ड में जो भी अकाउंट्स अपने छोड़े थे, और जब उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को विजिट किया था, तब की बात मैं कर रहा हूँ 4th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक, तो जो भी चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ने अपने जो भी अकाउंट छोड़े थे, तो उसके द्वारा इन्होंने जो है अर्ली सेटलमेंट्स को लोकेट किया। उसके बुनियाद पे इन्होंने उन सारी चीज़ों के चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश की। अब कनिंघम ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, कई सारे इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया जो भी उन्होंने अपने सर्वे में पाया, और जब उन्होंने इन सारी साइट्स को एग्जिबिट किया तो उन्होंने कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी उन्हें मिले, और उन्हें लगा कि ये कुछ ना कुछ कल्चर वैल्यू कुछ ना कुछ रखती होंगी। अब एक साइट जैसे कि हड़प्पा, जो कि मैं कह सकता हूँ चाइनीज़ पिलग्रिम्स के इनिटरी के पार्ट नहीं होंगे, या वो अर्ली हिस्टोरिक सिटी में नहीं आते होंगे, तो कनिंघम को तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरी तरीके से नीटली जो कनिंघम की इन्वेस्टिगेशन है, उनका फ्रेमवर्क है, उसमें फिट नहीं बैठा, क्योंकि कनिंघम को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि जो कनिंघम आर्कोलॉजिस्ट थे वो रिटर्न वर्ड और इंस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड होते थे। तो इससे ये पता चलता है जो उनका फ्रेमवर्क था इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हड़प्पा के बारे में वो ज़्यादा नहीं जान पाए। ऑल्दो जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे वो हमें 19th सेंचुरी में भी मिले, जो कि कनिंघम तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में उसकी जो रियलाइजेशन है वो नहीं कर पाया, यानी उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है या उसके बारे में जो पूरी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है, सर्वे है, वो नहीं कर पाए। उन्हें यही नहीं पता चला वो कितने पुराने थे। तो ये एक परेशानी यहाँ पे खड़ी हो गई थी। अब देखिए एक हड़प्पन सील दी गई थी एक अंग्रेज के द्वारा, इंग्लिश मैन के द्वारा कनिंघम को, और उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को नोट किया, लेकिन अनसक्सेसफुली वो इसे टाइम फ्रेम में नहीं रख पाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं चला कि कौन से टाइम पीरियड से ये बिलोंग करता है आर्टिफैक्ट्स, तभी तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके पास निकाल पाते। तो इसलिए हुआ क्योंकि कई सारे इंडियन हिस्ट्री में भी हमें कई सारे गंगा वैली देखने को मिली जो पहली सिटीज़ थी, इस वजह से हो सकता है कि उन्हें टाइम फ्रेम में फिट ना बैठता हो। इसी के साथ इसी स्पेसिफिक फोकस को देखते हुए चलें कि ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि उन्होंने हड़प्पा की सिग्निफिकेंस को मिस कर दिया। तो दोस्तों बात यहीं पे नहीं रुकी, अब यहाँ पे अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन की बात आ गई, यानी पुराना सिविलाइजेशन एक नए तरीके से खोजा गया। क्योंकि सील्स देखिए हड़प्पा में मिली, कई आर्कोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया, जैसे कि दयाराम साहनी जो कि अर्ली डिकेड्स 20th सेंचुरी में इन्होंने ये सील्स को डिस्कवर किया। कई लेयर्स में इन्हें मिली, जो कि हो सकता है कई और भी सील्स मिली कई लेयर्स में, और भी इन्होंने देखा जो कि अर्ली हिस्टोरिक लेवल से भी पुरानी थी। तभी इसी के बाद से जब ये सील्स वगैरह ढूंढनी चालू हुई, तभी से इसकी सिग्निफिकेंस को लोगों ने रियलाइज़ करना चालू कर दिया। एक और आर्कोलॉजिस्ट जिनका नाम था रखल दास बनर्जी, जिन्होंने इसी तरीके से सिमिलर सील मोहनजोदारो में भी डिस्कवर की। इसकी वजह से ये उन्हें पता चल गया कि ये जो
साइट्स है, इन सब का कुछ ना कुछ कंजक्शन एक साथ मिलता जुलता है और एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर के लगते हैं। इसी फाइंड्स के बेसिस पे 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने न्यू सिविलाइजेशन की अनाउंसमेंट की, जो था इंडस वैली में पूरे दुनिया को। क्या था वो? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए, मार्शल ने पूरा जो है एग्जिक्यूट करा के सिस्टम को लेकर रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट के हिसाब से इन्होंने इन सारे साइट्स को एग्जिक्यूट करना चालू किया। अब ये देखिए, यहाँ पे एक परेशानी थी मार्शल के साथ, वो ये थी कि ये यूनिफॉर्मली पूरा जो माउंड था, माउंड क्या होता है सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि माउंड क्या होता है। तो देखिए, अभी आपको यहाँ पे सामने पिक्चर दिख रही होगी, जो कि आप देख सकते हैं ढलान की तरह, ये पूरा माउंड है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती है वो प्रोडक्शन से, किसी भी यूज़ से, या किसी भी मटेरियल के डिस्कार्डिंग से, या किसी स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है। अब जब लोग एक जगह पे रहते हैं सेम प्लेस पे, तो उसकी वजह से उसका कांस्टेंट यूज़ होता है, लगातार यूज़ होता है। लैंडस्केप का जो लगातार रीयूज़ होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डेब्रीज बनने लगती हैं। उन डेब्रीज को हम कहते हैं माउंड। अब ब्रीफ हो या परमानेंट अमेंडमेंट हो किसी भी चीज़ का, किसी भी लैंडस्केप का, चाहे वो विंड के द्वारा हो, चाहे वो वाटर के द्वारा हो, चाहे वो इरोजन के द्वारा हो, ऑक्यूपेशंस जो होती हैं, यानी कि जो दब जाती हैं ज़मीनों में, वो डिटेक्ट की जाती हैं कई सारे एंशिएंट मटेरियल से, लेयर की फॉर्म में, जो कि एक दूसरे से अलग होती है कलर में, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। टेक्सचर में भी अलग होती हैं और आर्टिफैक्ट्स में भी अलग होती हैं। तो अमेंडमेंट या डिसरेक्शन किसी भी स्टाइल लेयर का आइडेंटिफाई किया जा सकता है इन ट्रेसेस के द्वारा। तो जनरली जो लोवेस्ट लेयर होती हैं वो सबसे ओल्डेस्ट होती हैं, और जो हाईएस्ट होती हैं वो सबसे रिसेंट होती हैं, यानी नई होती हैं कंपेयर टू अदर लेयर्स। इस लेयर की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिग्राफी। अब आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं इस लेयर में, हम उन्हें एक स्पेसिफिक कल्चर पीरियड से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके टाइम फ्रेम में डाल सकते हैं, और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें एक कल्चरल सीक्वेंस पता चल जाएगा किसी भी साइट का, जो बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी किसी भी इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करने में या उसे ऑब्टेन करने में। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि मार्शल ने क्या किया, अब इसे हॉरिजॉन्टल में नापने लगे। अब देखिए, आप फिगर को जब देखेंगे तो ढलांग में है, अब इसे अगर आप हॉरिजॉन्टल नापेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो आपको यहाँ पे परेशानी आ सकती है। इन्होंने यहाँ पे जो स्ट्रैटिग्राफी है साइट की वो इग्नोर कर दिया था। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं जो उसी यूनिट से निकाले गए और उन्हें जब आपस में मिलाया गया, और हो सकता है वो स्ट्रैटिक लेयर से वो अलग होती हो, तब उन्हें रखा गया, तो काफ़ी परेशानी आ गई होगी। एज अ रिज़ल्ट जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है इन सारी फाइंड से वो ख़त्म हो गई। जाहिर सी बात है, जब लेयर टू लेयर देखा गया तो देखा गया होगा कि कई टाइम फ्रेम में अलग है, कई का टाइम फ्रेम अलग है, तो उससे काफ़ी परेशानी यहाँ पे आ गई होगी। जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी वो हो सकता है इन फाइंड से ना मिली हो। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आर्कियोलॉजिस्ट और आए, REM व्हीलर। तो देखिए, जब आप कोशिश करते रहते हैं तो कई आर्कियोलॉजिस्ट आते रहते हैं और नई नई टेक्निक, नए नए क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं और ऐसी डेवलपमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे REM व्हीलर, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, ख़त्म किया। इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया कि ये ज़रूरी है कि हमें जो स्ट्रैटिग्राफी है माउंट की उसको फॉलो करना, और उसी के हिसाब से हम जो है मैकेनिकली जो चीज़ों को डिग करेंगे, और जो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन है जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम उसको देखेंगे। बाकी हमें जो स्ट्रैटिग्राफी है उसको भी साथ में लेके फॉलो करना ज़रूरी है, तभी हम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है हासिल कर सकते हैं। अब जो REM व्हीलर थे वो डायरेक्टर जनरल बने थे ASI के 1944 में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें लाए, ठीक है। और इनकी एक और अचीवमेंट है कि इन्होंने जो है मिलिट्री प्रिसाइजेशन जो है आर्कियोलॉजी की प्रैक्टिस में लाए। तो ये बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, पहले हमारे कनिंघम आए जिनको ये सारी चीज़ें मिली, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके, या मैं कह सकता हूँ ऐसा अज्यूम माना जाता है कि वो अपने टाइम फ्रेम में फिट नहीं कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे आपको आर्कियोलॉजिस्ट के नाम याद रखने हैं। दयाराम साहनी, जिनको सील्स मिली। फिर उसके बाद डायरेक्टर जनरल मार्शल से पहले रखाल दास बनर्जी थे। फिर उसके बाद मार्शल आए, मार्शल ने कई सारी चीज़ें करी। तो ये सबका इसमें योगदान है इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कवरिंग न्यू सिविलाइजेशन। अब देखिए, यहाँ पे सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के सामने कई सारी प्रॉब्लम आई जो उन्हें फेस करनी पड़ी रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो हेल्पफुल नहीं थी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट थी वो अभी भी अनडेसिपेड थी, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो बचा क्या? मटेरियल। तो मटेरियल के जो रिमेन्स थे वही एक चीज़ बची थी जो आर्कियोलॉजिस्ट जिससे हड़प्पन की लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते थे। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि क्लॉथ, लेदर, फूड, रीड्स जनरली जो डिकम्पोज हो गए थे, और जो जैसे कि स्टोन हो गया, बर्न क्ले हो गए, मेटल हो गए, जो कि सर्वाइव करते थे। कई मटेरियल जैसे कि पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउसेस, जो कि कई ऑब्जेक्ट्स रखते थे, अवेलेबल थे। अब इन सारे आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करना, ये सब जस्ट एक बिगिनिंग थी।
क्योंकि असली काम तो तब आता है जब उन सारे चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है। देखिए जो सबसे सेकेंड और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड था वो था उसके फंक्शंस के बारे में जानना। तो आर्कियोलॉजिस्ट को डिसाइड करना होता था कि क्या उसका फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक आर्टिफैक्ट है, वो टूल है, ऑर्नामेंट है या दोनों है, ये पता लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था, मुश्किल भी, और कभी कभार हो सकता था इसका कोई रिचुअल यूज़ भी हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मुश्किल भी हो सकता था। अब देखिए किसी भी आर्टिफैक्ट के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो प्रेजेंट डे एनालॉजी थी वो भी कभी कभार इस्तेमाल करनी होती थी, जैसे कि बिट्स, कॉन्स यानी कि चक्की वगैरह। अब देखिए चक्की अगर मिलती है तो ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा कौन से कंटेक्स्ट में मिली है, तो लोकेशन पे कौन सी मिली है, तो उसके हिसाब से हम प्रेजेंट डे जो एनालॉजी है आज जो हम उसको यूज़ करते हैं उसके पैरेलल के हिसाब से हम जो फंक्शन है उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। स्टोन ब्लेड्स, पोर्ट्स, ये सारे हमारे ऑब्वियस एग्जांपल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फंक्शन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कंटेक्स्ट यूज करा कि वो कहाँ पाई गई हैं। घर में पाई गई हैं तो उनका अलग फंक्शन होगा, ड्रेन में पाया गया है या वो कब्र में मिला है, ग्रेव में मिला है या किसी किल में मिला है। तो देखिए जो प्रॉब्लम थी आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन को वो कब से वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में काफ़ी ज़्यादा आई है। अटेम्प्ट करे गए हैं कि किस तरीके से जो रिलीजियस बिलीफ है वो कैसे पता लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ को पता करने के लिए मुद्रा यानी सील्स और उसमें से कुछ जो रिचुअल सीन है वो हमें डिपिक्ट करते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ दिखाते हैं। जब आप अपनी बुक्स में फिगर वगैरह देखेंगे या मैंने पिछली वीडियोस में आपको सील्स वगैरह दिखाई थी तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा किस तरीके से इसमें कुछ रिचुअल सीन भी दिखते हैं हमें। अब जैसे इसमें प्लांट मोटिव्स दिखें, मोटिव्स यानी बने हुए जो चीज़ें थी सील पे, वो कुछ ना कुछ नेचर की वर्शिप दिखाती है कि नेचर की वर्शिप करी गई होगी। अब देखिए जितने भी रिलीजन हैं हड़प्पा के, वो जो कई सारी रिकन्स्ट्रक्शन है वो करी गई हैं अजप्शन को लेकर, यानी अज्यूम किया गया है सिर्फ कि हो सकता है जो लेटर ट्रेडिशन है यानी हड़प्पा के बाद का जो ट्रेडिशन है वो कुछ ना कुछ जो उनके पूर्वज या उनके पहले के लोग जो फॉलो करते होंगे वही उसके बाद के ट्रेडिशन को लोग पहले तरीके से फॉलो करते हों। ये इसलिए हो सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो नोन टू अननोन जाते हैं, यानी जो जानते हैं उसको अननोन तक पहुंचाते हैं, यानी प्रेजेंट टू पास। प्रेजेंट में हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं लेकिन पास के बारे में नहीं जानते, तो हम पैरेलल वाइज जो है लेके चलते हैं कि हो सकता है जो पैरेलल वाइज जो हमें इन्फॉर्मेशन है लेटर ट्रेडिशन से मिल जाए। अब हम यहाँ पे पॉइंट वाइज विस्तार से समझते हैं हड़प्पन के लोग जो है उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, क्या क्या मटेरियल मिले हैं और क्या क्या बात है। तो देखिए यहाँ पे जो पोर्ट्स मिली हैं, कॉन्स मिले हैं यानी चक्की, बेट्स मिले हैं हड़प्पन साइट्स में, और उनके कुछ ग्रेव्स हैं, उन्होंने भारी मात्रा में इनॉर्मस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। और जो कॉटन के ट्रेसेस हैं, जो पूरी तरीके से सील्स स्कल्पचर में हमें ड्रेसेस मिली हैं जो कुछ ना कुछ हमें आइडिया देती हैं कि हड़प्पन पीपल के लोग किस तरीके की ड्रेस जो है पहनते होंगे, किस स्टाइल की पहनते होंगे। और फिर उसके बाद जो टेराकोटा फिगराइन है वुमेन की, वो इंडिकेट करती है मदर गॉडेस। तो इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वर्शिप से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। प्लांट मोटिव्स जो कि कुछ ना कुछ नेचर वर्शिप को सजेस्ट करते हैं। कॉनिकल स्टोन जो कि लिंगा वर्शिप। अब यहाँ पे लिंगा मैं कह सकता हूँ, लिंगा हो सकता है कि किसी भगवान का या किसी भी वर्शिप करने वाले का नाम हो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कई सील्स में दिखाया गया है योगिक पोस्चर में कई लोगों को, कई पर्सन्स को। इसमें कभी कभार क्या होता है जो योगा कर रहा हो फिर उसके बाद उसके आसपास एनिमल हो, तो एक तरीके से ये प्रोटो शिवा का इसे नाम दिया गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ एक अर्ली फॉर्म ऑफ मेजर डेटीज़ है हिंदुज़म की। जो हिंदुज़म मानने वाले हैं उनका जो प्रोटो शिवा है वो उसी पोस्चर में या योगा के पोस्चर में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया है, अज्यूम करा गया है। अब यहाँ पे भी कई सारे कॉन्ट्रडिक्ट सवाल बन सकते हैं कि क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट बन सकती हैं, क्योंकि पुरानी ट्रेडिशन में तो हमें मिला है, लेकिन रुद्रा ऋग्वेद में बताया गया है कि ना तो पशुपति यानी लॉर्ड ऑफ एनिमल, ना ही पार्टिकुलरली एक योगा की तरह बताया गया है कई सारे टेक्सचर में। यानी हमें जब हम टेक्स्ट उठा के देखते हैं तो वो जो प्रोटो शिवा के यानी शिवा के जो फीचर हैं वो हमें उस सील में नहीं मिलते। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब कई एनिमल्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स डिपिक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी मिथिकल है। वो जो क्रिएचर है, उनका जो क्रिएचर्स है वो काफ़ी कंपोजाइट हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। एक है फायर अल्तार जो कि कलिबंगान में मिला है, एक है लोथल। फिर उसके बाद ग्रेट बाल जो कि हमें मोहनजोदारो में मिला है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, जो कि कुछ ना कुछ रिचुअल यूज़ को दिखाता है। तो देखिए इतनी एग्जीबिशन होने के बाद भी कई सारे सवाल अभी भी यहाँ पे आपके मन में आ सकते हैं कि क्या इतनी सारे दशकों के बाद भी आर्कियोलॉजिकल वर्क की क्या हाल है, क्या हमने अचीव किया है। हमारे पास बहुत गुड आइडिया हो चुका है हड़प्पन इकोनॉमी का। हम अभी जो है सोशल डिफरेंसेस को भी
टीच कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे आइडिया हैं कि हम सिविलाइजेशन फंक्शन कैसे करता था इसको बता सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि कितना टाइम हमें लगेगा उन स्क्रिप्ट को जानने में जो अभी तक डेसिपर हो चुकी हैं, यानी कि जो डेसिपर अनडेसिपर हैं। अब इसी के साथ जो बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है जो मिली हैं उनके बारे में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कई सारी रिकन्स्ट्रक्शन करनी है जो अभी तक हमें जो मिली है, क्या जो ग्रेट बात था वो एक वाकई में रिचुअल स्ट्रक्चर था, यानी पारंपरिक तरीके से वो स्ट्रक्चर था, क्या जो लिटरेसी थे वाइड स्प्रेड थी, क्यों जो हड़प्पन सिमिटीज़ थे वो सोशल डिफरेंसेस बहुत कम दिखाते थे, लिटिल सोशल डिफरेंस हमें देखने को मिले। कई सारे यहाँ पे अनआंसर क्वेश्चन भी हैं जेंडर के ऊपर, क्या जो वुमेन थी वो पोट्री बनाती थी या वो पोर्ट्स भी पेंट करती थी। अब यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन के बारे में क्या हालचाल है। फिर उसके बाद जो टेराकोटा फीमेल फिगराइन है उसका असल में क्या यूज़ था। कई फ्यू स्कॉलर ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है जेंडर के बारे में इन द कंटेक्स्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये मैं कह सकता हूँ ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये दिस इज़ अ होल न्यू एरिया फॉर फ्यूचर वर्क। तो ये सारे आपके फ्यूचर वर्क के जो आने वाले समय में हो सकता है इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे दे सकते हैं क्वालिटी बढ़ाने के बाद, अगर आपने अभी तक बढ़ाया नहीं है तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको मिल गए होंगे होर्ड्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया भी था बीच बीच में। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में आप थोड़ी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि ये केयरफुल एग्जामिनेशन डेटा किया गया है, कभी कभार क्या होता है उसमें इंटरप्रिटेशन में भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी। मुझे आशा है आपको पूरा जो चैप्टर है अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस पॉलिटिकल साइंस की और बाकी स्टडी मटेरियल्स नहीं देखे हैं तो देखते रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।